2012 में मैं नेशनल लॉ स्कूल जोधपुर में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसके बारे में शायद आप लोग 4th ईयर में पढ़ेंगे, मैं बोलने के लिए गया था। वहाँ पे जो आपके टीचर हैं अमित सिंह जी, उनसे मुलाकात हुई और वही कारण है कि मैं आज आपके बीच में यहाँ पर हूँ। मुझे सबसे अच्छी बात इस विश्वविद्यालय की ये लगी कि शायद हिंदुस्तान में जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, ये यूनिवर्सिटी वो सब प्रोफेशनल कोर्स इसके करिकुलम में है। और ये बहुत अच्छी बात है कि कोई भी स्टूडेंट, उसको जो भी प्रोफेशन पसंद हो, जो भी चीज़ पसंद हो, वो प्रोफेशन ज्वाइन कर डिग्री प्राप्त कर सकता है। और इस बात को हमेशा ख्याल रखिएगा, जीवन में महत्वपूर्ण पैसा कमाना नहीं है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जिस चीज़ से आप प्यार करते हो, यदि आप अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बना सकें तो ये दुनिया की सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ आपको पसंद है, आप वो प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। मैं समझता हूँ इस विद्यालय की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं जब यहाँ पे इसको प्रेजेंटेशन लगाया गया तो मैंने देखा कि बहुत से विद्यार्थी मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे होंगे कि जज साहब भी लगता है वकील साहब भी दिमाग कर गया, उनको तो बोलना था साइबर लॉ पे, उनको तो कुछ बताना था साइबर लॉ क्या होता है, कुछ बताना था कि साइबर क्राइम क्या होता है, और साइबर क्राइम साइबर फ्रॉड ना हो उसके लिए क्या सेफगार्ड किए जाए, इनके बारे में बात करना चाहिए तो कुत्तों के बारे में बात करें। घबराइए नहीं, ये जो बात लिखी हुई है इसका बहुत कुछ संबंध जो आज का टॉपिक है इससे है, और मैं इसको जरूर कहीं ना कहीं कनेक्ट करूंगा। मुझे ध्यान से सुनिएगा, मैं किस जगह पे कनेक्ट करूंगा ये नहीं बताऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को जो मैंने लिखा हुआ है कनेक्ट करूंगा। और वास्तव में दिस इज वेरी फंडामेंटल सो फार एज साइबर क्राइम इज कंसर्न। मैंने अपनी ये जो टॉक है इसको 4 भागों में मतलब तोड़ा हुआ है। पहले मैं बात करूंगा कि साइबर लॉ क्या होता है, फिर मैं बात करूंगा कि वायलेशन ऑफ साइबर लॉ क्या होता है, कुछ उसके बाद हम लोग साइबर क्राइम के बारे में बात करेंगे। 3 चीजों में, कंप्यूटर्स, अब कंप्यूटर क्या होते हैं मैं नहीं बताऊंगा, शायद मैं आपको कंफ्यूज कर दूं। इंटरनेट, आप किसी कोर्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर कोर्ट में एक कंप्यूटर रखा हुआ है, पेशकार जो है उसमें बताता है अच्छा भाई डेट बढ़ गई तो डेट लिखता है, पढ़ता है, और वो कंप्यूटर जो है एक तरह से एक सेंट्रल कंप्यूटर पे अटैच्ड है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन सेंट्रल कंप्यूटर में जाती है। जज साहब के चेंबर में भी एक कंप्यूटर है, उसमें वो फैसला लिखाते हैं, जब फैसला लिख जाता है, जब वो डिक्लेयर कर दिया जाता है, वो फैसला उसी सर्वर पे चला जाता है, और हर रोज शाम को उस सर्वर से सारी इंफॉर्मेशन दिल्ली में एक NIC का ऑफिस है वहां चली जाती है। यानी कि कंप्यूटर्स जो होते हैं एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, नेटवर्क कर सकते हैं। तो कोर्ट रूम में जैसा एक नेटवर्क होता है इसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। अब यदि आपके पास टेलीफोन है तो आप चाहें तो दिल्ली के सर्वर से सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि दुनिया भर के कंप्यूटर्स एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ ऑल नेटवर्क्स, इट्स अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स व्हिच आर केपेबल ऑफ कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। तीसरी चीज है साइबर स्पेस। यदि आपके पास कंप्यूटर है, यदि आपके पास इंटरनेट है, तो आप खुद अपनी ऑडियो फाइल या कुछ टेक्स्ट फाइल, गाना, पिक्चर, वीडियो फाइल आप दूसरे के पास भेज सकते हैं या दूसरे से मंगा सकते हैं। तो ये ट्रांसफर जो हो रहा है इंफॉर्मेशन का, ये वर्चुअल स्पेस में होता है, जिसको कि लोग एक साइबर स्पेस का नाम देते हैं। तो इन 3 चीजों में, कंप्यूटर्स, इंटरनेट और साइबर स्पेस ने जो नई टेक्नोलॉजी को जन्म दिया वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी के कारण हर क्षेत्र, कानून का हर क्षेत्र देखिएगा उसमें कुछ ना कुछ अड़चने आ रही हैं। तो लेजिस्लेचर क्या कर रहा है, कानून बना रहा है ताकि उन मुश्किलों को दूर किया जा सके।
सरकार जो है कुछ रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है ताकि इन अड़चनों को दूर किया जाए। उसके बाद भी कुछ एरियाज टू रिमेन ग्रे एरियाज। तो जो ग्रे एरियाज हैं उसमें कोर्ट है अपना फैसला देती है, उसको और क्लैरिफाई करती है। सो दीज आर द सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दीज सॉल्यूशंस पुट टुगेदर आर नोन एज कंप्यूटर लॉस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉस, और मेरे को साइबर लॉ पसंद आता है तो मैं उसको हमेशा साइबर लॉ कहता हूं। अब बहुत कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में प्रॉब्लम आई, तो इसके लिए 2 अमेंडमेंट्स किए गए, कॉपीराइट एक्ट और पेटेंट्स एक्ट। कुछ अमेंडमेंट करके उन मुश्किलों को दूर किया जाए। कंप्यूटर्स के अंदर चिप वर्टर को शब्द सुना है? चिप, कंप्यूटर चिप होता है, सुना है कि नहीं सुना है? कभी देखा है? ओ, चिप जो होता है जैसे मेरे अंगूठे के ऊपर हिस्सा है ना, इतना बड़ा होता है, सिलिकॉन का होता है। कंप्यूटर में समझिए एक अरबों स्विचेस हैं जो ऑन है या ऑफ है, या इसको ऐसा समझिए इसमें अरबों दरवाजे हैं या खुले हैं या बंद हैं, या बल्ब हैं जो जल रहे हैं या बंद हैं। और यही बंद और खुले का एक अलग डिजाइन बना हुआ होता है जिससे वो लॉजिक से वो तय करता है कि भाई इधर से जाना है, इधर से जाना है। और इसी तरह से वो आपकी चीजों को स्टोर, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो इस जो छोटी सी सिलिकॉन, और इसमें सिलिकॉन इज द ओनली थिंग, इसमें क्वालिटी होती है कि सिलिकॉन में ही आप एक तरह से स्विचेस बना सकते हैं। तभी इतनी बड़ी सिलिकॉन में आप बिलियन से ज्यादा स्विचेस बना लेते हैं और उसका डिजाइन भी बना लेते हैं। तो इस डिजाइन में भी इंटेलेक्चुअल एक बौद्धिक संपदा होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, उसको एक सेव करने के लिए एक सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन एक्ट ये इनैक्ट किया गया। पर सबसे महत्वपूर्ण जो एक्ट है वो एक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसका कि 2008 में कुछ अमेंडमेंट किया गया। इस शताब्दी के शुरू होते समय 3 टेक्नोलॉजीज एक आपस में जुड़ रही थी, टेलीकॉम यानी कि मोबाइल फोन और लैंडलाइन, ब्रॉडकास्टिंग रेडियो या टेलीविजन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तीनों टेक्नोलॉजी आपस में जुड़ रही थी और आज के रोज मेरे विचार से जुड़ गई, क्योंकि आप व्हाट्सएप पे या स्काइप पे बात भी कर सकते हैं और आप टीवी भी देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स इज अगेन ऑन द इंटरनेट बेस्ड, तो टीवी भी एक तरह से जुड़ गई है। लेकिन 2001 में ये जुड़ रही थी, तो सरकार ने सोचा एक ऐसा कानून बनाते हैं, वो कानून जो कि एक तरह से इन तीनों के बेनिफिट्स को, टू हार्नेस द बेनिफिट्स ऑफ दीस 3 कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजीज, उसका नाम था कम्युनिकेशन कन्वर्जेंस बिल 2001। एक कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन फालिद आलम साहब थे। उन्होंने एक्सपर्ट से बात किया कि क्या इस तरह की कमेटी क्या करेगी, ठीक रहेगी कि नहीं ठीक रहेगी। बहुत सारे एक्सपर्ट ने कहा जरूर बनना चाहिए, इससे बहुत तेजी से तकलीफ बढ़ेगी। जितने लोगों ने कहा तेजी से बढ़ेगी, उतने लोगों ने कहा भाई सरकार तो हर चीज बंटरहार करती है, जिस चीज में कदम रखा वो बेकार है। मतलब आप सरकारी अस्पतालों को देख लीजिए, आप हर चीज सरकारी देख लीजिए, दे आर यूजलेस। तो सरकार जहां आई तो सब चीज गड़बड़ हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं कानून बना है। तो अल्टीमेटली इतनी डाइवर्जेंट व्यूज थे, तो एक रिपोर्ट जब सबमिट की गई तो सरकार ने सोचा हम कुछ नहीं करते हैं, तो चुपचाप बैठी रही। तो ये कभी भी कम्युनिकेशन कन्वर्जेंस बिल बना नहीं, लेकिन इसके कुछ प्रोविजंस बहुत अच्छे थे। और 2005 में जब कॉन्फ्रेंस हुई भोपाल में, तो मैं भी वहाँ पे था, लॉ सेक्रेटरी भी थे, तो मैंने उनसे कहा इसके सारे कुछ प्रोविजंस को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद इनके कुछ प्रोविजंस को अडॉप्ट करने के बाद ये 2008 का ये अमेंडमेंट आया। ये बेसिकली ये साइबर लॉ है। हम लोग चलते हैं सेकेंड पार्ट में कि वायलेशंस क्या होते हैं। ये वायलेशंस को भी हम लोग 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक तो इन द फील्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और दूसरा इन द फील्ड अदर देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। पहले देखते हैं वायलेशंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के क्या होते हैं। यूट्यूब पे जाते हैं नहीं जाते हैं, गाना वाना देखते हैं, गाना अपलोड किया कि नहीं अपलोड किया, किसने किया है? तो गाना वाना अपलोड किया कि नहीं किया, कोई वीडियो अपलोड किया कि नहीं किया,
और बहुत से लोग सब गाने वाने अपलोड करते रहते हैं, वीडियो अपलोड करते रहते हैं, सब कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट है। क्योंकि जो 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 जैसे गाने होते हैं, जो कि आपकी एक वीडियो होती है, ये तो प्रोड्यूसर का कॉपीराइट है। तो आप इसको जब अपलोड करते हैं तो इन्फ्रिंजमेंट हो गया। ब्लॉग लिखते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, फोटो अपलोड करते हैं, नहीं करते? आप नहीं करते, किसी और करते हैं। देखिए, आपने अपनी खींची फोटो की तो कोई बात नहीं, आपने किसी और की फोटो अपलोड कर दी तो मामला गड़बड़ हो गया। आपने कोई गाना अपलोड कर दिया तो भी कॉपीराइट का। तो ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के इन्फ्रिंजमेंट इंटरनेट पे हो रहे हैं। ये भी एक काफी बड़ा एक होता रहता है, एक डिस्प्यूट होता रहता है। अक्सर आप देखिए कि वो एक फ्री चैनल आने लग जाता है, मतलब क्रिकेट मैच हो रहा है तो टीवी में फ्री आ रहा है, मतलब आप उसको फ्री देखिए, वो सब इलीगैलिटी, इस तरह के वायलेशंस हो रहे हैं। नेहरू प्लेस कभी गए कि नहीं गए दिल्ली में? क्या होता है वहाँ? मतलब लाखों रुपए के जो सॉफ्टवेयर है वो 100 रुपए मिल जाते हैं, मतलब सो दैट्स अ प्लेस यू गेट इट। तो कॉपीराइट और इलीगल कॉपीइंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत ज्यादा अपने देश में है, और एक बहुत बड़ा लिटिगेशन वो इसी बात का है अपने देश में, किस तरह से इसको कॉपीराइट वायलेशन को रोका जाए। तो एक कुछ इस तरह की चीज होती है। ट्रिप्स का नाम सुना कि नहीं सुना आप लोगों ने? WTA का नाम सुना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का? है? सुना है? ट्रिप्स जो है इसका फुल फॉर्म है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रिप्स जो है ये WTO जो चार्टर है, जैसे हमने अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे ही WTO जो है वो चार्टर है। जो WTO चार्टर का ये ट्रिप्स एक पार्ट है, एग्रीमेंट पार्ट है। यदि आप WTO के मेंबर्स होना चाहेंगे तो आपको ट्रिप्स मानना पड़ेगा। ट्रिप्स कहता है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को ऐसा कॉपीराइट प्रोटेक्ट किया जाए। अपने देश में जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है वो ऐसा कॉपीराइट प्रोटेक्ट होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के भी दो भाग होते हैं। एक भाग होता है सॉफ्टवेयर, एक सोर्स कोड, एक होता है ऑब्जेक्ट कोड। ये ऑब्जेक्ट कोड जो होता है इसी को आप लोग एक मतलब अपने कंप्यूटर में, आपका कंप्यूटर इसी ऑब्जेक्ट कोड से चलता है। सोर्स कोड प्रोग्रामर लिखते हैं, उसी से ऑब्जेक्ट कोड बनता है। तो सोर्स कोड प्रोटेक्ट होता है। एक और तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है ट्रेड सीक्रेट। जैसे कोका कोला जो होता है ना, वो ट्रेड सीक्रेट है, किसी को नहीं मालूम है कि बनता क्या है, मतलब बनता कैसे है। वो सोल्यूशन देते हैं, बस पानी मिलाओ और पियो, लेकिन उस सोल्यूशन में क्या होता है वो एक ट्रेड सीक्रेट। ये भी एक तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अगले साल आप लोग 4th ईयर में पढ़िएगा। तो सोर्स कोड जो होता है ये ट्रेड सीक्रेट ऐसे प्रोटेक्ट होता है। अपने देश में या दुनिया के किसी भी देश में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पेटेंट नहीं किया जा सकता, बट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्टैंडिंग अलोन, बट कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसी हार्डवेयर के साथ जुड़ा हुआ हो तो ये पेटेंट जैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स का भी एक अलग तरह का, सबसे ज्यादा अपने देश में जो एक लिटिगेशन है वो इलीगल कॉपीइंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर है। वो दुनिया में सबसे अमीर लोग, सबसे अमीर प्रोफेशनल ये पेटेंट्स वाले हैं, मतलब पेटेंट अटॉर्नीज हैं। दे आर द रिचेस्ट, I mean they earn a lot of money and they are the most talked about people. But if you are a patent attorney means that you are मतलब आप लोग ये मारुति में चलने वाले लोग नहीं हैं, फिर आप मर्सिडीज बेंज में चलने वाले लोग हैं, या आप जेट प्लेन में चलने वाले लोग हैं, मतलब दे आर द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। अब दूसरा है अदर देन आइडिया। अब इसको भी हम लोग 3 भागों में तोड़ सकते हैं। एक तो वो जहां पे जो कंप्यूटर है या कम्युनिकेशन डिवाइस है वो एक तरह का ऑब्जेक्ट है, टारगेट है, उसी पे हो रहा है। आपके कंप्यूटर में किसी ने वायरस भेज दिया, आपके कंप्यूटर से कोई चीज चोरी हो गई, ये सब चीजें एक तरह के ब्रॉडली एक को आप कहिए इस तरह के वायलेशंस हैं। दूसरा वायलेशन है कि हम एक अपने स्मार्टफोन से या कंप्यूटर से कोई गलत काम करें, ये दूसरे तरह की हो गई। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है ये बहुत कुछ ड्यूटीज बताता है कि ये सब ड्यूटीज रहेंगी, और कुछ ये भी बताता है कि क्या
उसमें डायरेक्शंस भी इशू हो सकते हैं। तो यदि कोई जना अपनी ड्यूटीज का पालन ना करे या डायरेक्शंस को इग्नोर करे, तो तीस तरह के वायलेशंस। इनमें से जो पहले और दूसरे हैं वायलेशंस, ये ब्रॉडली साइबर क्राइम के अंदर आते हैं। इन सब के लिए दो तरह की रेमेडीज अवेलेबल हैं, सिविल रेमेडीज एंड क्रिमिनल रेमेडीज। जो आईटी एक्ट है उसका चैप्टर 9 और 10 में ये सिविल रेमेडीज के बारे में बात करता है। 5 करोड़ तक के डैमेजेस। अब सिविल कोर्ट में गए तो भगवान जाने कितने समय लग जाए, तो इसलिए सरकार ने इसको एजुकेटिंग ऑफिसर्स के सामने भेजा है। दे आर कंप्यूटर एक्सपर्ट, और वहीं पे मतलब वो 5 करोड़ तक के मुकदमे तय कर सकते हैं। उसके बाद इसकी अपील जाती है साइबर अपील ट्राइब्यूनल के सामने, और सेकेंड अपील आती है हाई कोर्ट। और ऑफेंसेस हैं, ये हैं चैप्टर 11। आज के रोज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली वायलेशंस हैं वेयर द कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस इज एन इंस्ट्रूमेंट टू कमिट अ वायलेशन। तो हम लोग इसी पे कुछ बात करेंगे और उनके बारे में बात को हम लोग छोड़ देंगे। यदि कोई आप काम करिए वो कानून के खिलाफ हो, तो वो हो गया इलीगल एक्ट। एवरी इलीगल एक्ट इज नॉट अ क्राइम। यदि उस इलीगैलिटी का एक रेमेडी केवल सिविल है तो वो इलीगल है, बट उस इलीगैलिटी के लिए कोई पनिशमेंट है, आपको जेल भेजा जा सकता है, तो वो ऑफेंस है। अधिकतर ऑफेंस जो हैं वो आईटी एक्ट में प्रोवाइडेड है, लेकिन बहुत सारे ऑफेंसेस आईटी एक्ट में प्रोवाइडेड नहीं है, तो वो आईपीसी में प्रोवाइडेड है। तो यदि आप कंप्यूटर से या आप कोई कम्युनिकेशन डिवाइस से क्राइम भी कमिट करें, साइबर क्राइम कमिट करें, तो भी आपकी जो सजा चलेगी वो पिनल कोड में चलेगी। जैसे हेट क्राइम्स, डिफेमेशन। हमने कोई आर्टिकल लिख दिया किसी को डिफेम करते हुए, हमने अखबार में लिख दिया, डिफेमेशन का मुकदमा चल सकता है। हमने पैम्फलेट बांट दिया, डिफेमेशन चल सकता है। हमने भाषण देते समय कह दिया, हो सकता है। लेकिन हम किसी के बारे में डिफेम कर दें, एक आर्टिकल पब्लिश कर दे इंटरनेट में, ब्लॉग में, तो वो एक तरह का साइबर क्राइम हुआ। उसके लिए कोई पनिशमेंट आईटी एक्ट में नहीं है, वो आईपीसी में है। बहुत बारों में हेट क्राइम्स में ऐसा होता है, किसी रिलीजन के बारे में हम लोग कुछ हम लोग गलत बात कहते हैं। हम कहें मुसलमान लोग जो होते हैं बड़े खराब होते हैं, कोई कहे हिंदू बड़े खराब होते हैं, ये हेट क्राइम, हेट्रेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर रिलीजन। ये भी एक भाषण देके हो सकता है, और ये एक तरह से आप एसएमएस भेज के भी कह सकते हैं, या आप ब्लॉग्स में भी कह सकते हैं। जैसे कुछ 2-3 साल पहले बेंगलोर में हो गया कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के खिलाफ उन्होंने कुछ हेट्रेड कैंपेन चला दी एसएमएस के द्वारा, तो वो एक साइबर क्राइम था, लेकिन उसका पनिशमेंट आईटी एक्ट के अंदर नहीं है, उसका पनिशमेंकेवल आईपीसी के अंदर है। स्टॉकिंग एक ऑफेंस होता है, एक एक्ट होता है। आप किसी को पीछा करें, बहुत देर तक इतना देखें कि वो आदमी परेशान हो जाए, इसको स्टॉकिंग बोलते हैं। लड़कियां को अच्छा ज़्यादा समझ में आता है, लड़कों को ज़्यादा समझ आता है। लड़कियां नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टॉकिंग, वेरी मच बेटर। यदि यही काम आप इंटरनेट पे कर रहे हैं तो वो साइबर स्टॉकिंग है। स्टॉकिंग कहीं भी ऑफेंस नहीं। जब 2008 में जब अमेंडमेंट हुआ आईटी एक्ट का, तो उसमें सेक्शन 66A ऐड हुआ। शायद सेक्शन 66A से कवर्ड था, लेकिन श्रेया सिंघल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 66A को अल्ट्रावाइज डिक्लेयर कर दिया। तो एक तरह से स्टॉकिंग एंड साइबर स्टॉकिंग कहीं भी कवर्ड नहीं था, लेकिन निर्भया का जब कांड हुआ तो 2013 में आईपीसी को अमेंड किया गया और सेक्शन 354D एक इंसर्ट किया गया, जिसकी टाइटल है स्टॉकिंग। उसके अंदर स्टॉकिंग नाउ हैज बिकम एन ऑफेंस, और ये जो वर्ड है साइबर स्टॉकिंग भी उसी स्टॉकिंग से कवर्ड है। तो ये भी सेक्शन एक तरह से आईपीसी के अंदर कवर्ड है, लेकिन रेस्ट ऑफ द साइबर क्राइम्स आर ब्रॉडली कवर्ड अंडर द आईटी। अब आईटी एक्ट के अंदर भी
बड़ा हैज़र्ड वे है। ये आईपीसी को आप देखेंगे तो आईपीसी बड़ा अच्छा डिफाइंड है कि ऑफ लेटिंग टू प्रॉपर्टी में कौन कौन से ऑफेंसेस आते हैं, अलग अलग उन्होंने ब्रॉड कैटेगरी कर रखी है। बट आईटी एक्ट में कोई ब्रॉड कैटेगरी नहीं है, बट मैंने उसको देख के इंस्पायर होकर आईपीसी से कुछ ब्रॉड कैटेगरीज की हैं। मेरे हिसाब से 3 कैटेगरी आईटी एक्ट में है, ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी इन पर्सन, of offences affecting decency and morals, of offences affecting property. तो आज हम लोग we are more bothered about of offences affecting property. तो हम लोग इसी पे कंसंट्रेट करेंगे, बाकी 2 पे नहीं। इसके अंदर 3 ऑफेंसेस आते हैं 66B। यदि आप डिसऑनेस्टली रिसीव करते हैं कोई कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस, knowing it or reasons to believe it is stolen, then it's punishable. सेक्शन 411 412 पढ़ा आईपीसी का, नहीं पढ़ा? पढ़ लिया आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में आईपीसी का पढ़ाई आती है आप लोगों को सेकंड ईयर में। तो 411 और 412 है, इट्स सिमिलर टू दैट। आइडेंटिटी है, नाम आपकी आइडेंटिटी नहीं है। मेरा नाम यतीन सिंह है, आपका भी नाम यतीन सिंह हो सकता है, आपका भी नाम यतीन सिंह हो सकता है। यतीन सिंह नाम के हजारों आदमी हो सकते हैं, लेकिन आपका ईमेल मोटे तौर पे एक आपकी आइडेंटिटी है। तो ईमेल तो केवल एक और एक ही व्यक्ति के पास है। आप, मेरा ईमेल yksingh@gmail.com है, तो ये ईमेल किसी और के पास नहीं हो सकता। हमारा पासवर्ड है, हमारा एक पासवर्ड है, हम बैंक में जाते हैं, हमारा पासवर्ड है, वो पासवर्ड मेरा ही पासवर्ड है, वो एक तरह से मेरी आइडेंटिटी है। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर्स, पिन जिसको आप बोलते हैं, जो कि आपके एटीएम मशीन में जब आप डेबिट कार्ड से पैसा निकालने जाते हैं तो एक तरह से पिन भी आपका आइडेंटिफिकेशन है। तो यदि कोई जो आइडेंटिफिकेशन रिलेटेड कुछ चीजें हैं जिससे आप आइडेंटिटी आपकी डिफाइन होती है, उसकी कोई चोरी कर ले और गलत तरह से उसका प्रयोग कर ले, दैट इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 66C एंड दैट इज आइडेंटिटी। चीटिंग बाय पर्सनेशन, हम आपकी आइडेंटिटी चुराकर कोई चीट कर लें तो सेक्शन 66D के अंदर आता है। जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं या क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड्स होते हैं, ये दोनों एक तरह से 66C और 66D के अंदर होते हैं। फिशिंग, मतलब फिशिंग ये है कि हम आपको धोखा देके आपकी कोई सेंसिटिव या पर्सनल इंफॉर्मेशन आपसे प्राप्त कर लें, तो ये फिशिंग है। तो ये फिशिंग जो है, ये पहले हो सकता था, फिशिंग वाज आल्सो कवर्ड अंडर सेक्शन 66A, बट दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी अल्ट्रा वायरस, सो इट्स नाउ कवर्ड अंडर सेक्शन 66D ब्रॉड। तो ये बेसिकली जो आज के दिन हम लोग इंटरेस्टेड हैं फाइनेंशियल क्राइम से और क्रेडिट कार्ड फ्रॉड से, जो कि सेक्शन 66C और 66D से कवर्ड है। अब चलते हैं हम लोग अपने आखिरी भाग पर, यानी कि क्या हम लोग प्रिकॉशन लेंगे ताकि हम फाइनेंशियल फ्रॉड से बचें। मालूम है कि जब मैं लोगों से बात करता हूं, सब लोग अपने पेरेंट्स कहते हैं बच्चों को क्रेडिट कार्ड नहीं देना चाहिए। आप लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, डेबिट कार्ड यूज करते हैं, या कैश पैसा यूज करते हैं? डेबिट कार्ड। ओके, दैट्स ऑल। कि डेबिट कार्ड इसलिए लोग पेरेंट्स लोग प्रेफर करते हैं कि डेबिट कार्ड में आप उतना ही पैसा निकाल सकते हैं जितना पैसा आपके बैंक में हो। क्रेडिट कार्ड में कहीं ऐसा ना हो कि मस्ती मारने के लोग ताजमहल होटल में चले जा रहे हैं, रोज डिनर कर रहे हैं, मतलब इसलिए शायद पेरेंट्स नहीं देते हैं। बट जब आप बड़े होंगे, जब आप खुद कमाने लग जाएंगे, तो क्रेडिट कार्ड को यूज करना डेबिट कार्ड से यूज करने से बेहतर है। डोंट यूज योर डेबिट कार्ड, यूज योर क्रेडिट कार्ड। उसका कारण ये है कि डेबिट कार्ड से तो पैसा निकला तो आपके अकाउंट से चला गया, फिर पैसा वापस आना बहुत मुश्किल है। क्रेडिट कार्ड से पैसा निकला तो कम से कम कुछ कंपनी से बातचीत की जा सकती है कि सर हमारी गलती नहीं थी, गलती आपकी है, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ पैसा भी कम किया जा सकता है। और पैसा ना भी कम करें तो उसे कैसे जाएंगे, इससे धोखा हो गया, हम इसको पैसे को इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं, कुछ समय ले सकता है। तो क्रेडिट कार्ड इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू यूज एंड डेबिट कार्ड, प्रोवाइडेड यू कैन रियली कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। ऐसा नहीं हो कि क्रेडिट कार्ड ले लिया तो फिर लाखों रुपए खर्चा कर दिया, पैसा ही नहीं दे पा रहे हैं, मतलब। बट यदि आप अपने पे कंट्रोल है और आप ठीक से यूज करते हैं
तो क्रेडिट कार्ड यूज करना बेहतर चीज है। स्कीमर, इसे आप जाते होंगे पहले तो कार्ड रीडर जो होता है उसको ऐसे स्वाइप करते हैं, तो आपका जो क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड पे और आपके डेबिट कार्ड पे भी दोनों में एक पीछे काले रंग की एक स्ट्राइप रहती है। ये मैग्नेटिक स्ट्राइप होती है जिसमें कि सब इंफॉर्मेशन बनी होती है। जब आप इसको स्वाइप करते हैं तो सारी इंफॉर्मेशन उस कार्ड रीडर में पहुंच जाती है। अब स्किमर जो होती है एक छोटी सी डिवाइस होती है जो कि आपकी इस मैग्नेट टेप की सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ सकता है। तो हमने जब आप कार्ड को आप स्वाइप कर रहे हैं तो हमने अपने इसमें भी स्वाइप कर दिया। या फॉरेन कंट्रीज में, यहाँ तो मैंने कभी नहीं सुना, बट फॉरेन कंट्रीज में जो वेटर और वेटर्स होती हैं, खासतौर से आई शुड बी साउंडिंग रेसिस्ट, पर खासतौर से सुंदर वेटर्स होती हैं, वो उसको स्वाइप कर दिया, आपकी सब इंफॉर्मेशन ले ली और उसको फिर हैकर को भेज दिया। हैकर ने क्या किया, उसको एक फोर्ज क्रेडिट कार्ड में उसको इम्बेड कर लिया और वो यूज। Skimmer is a device for fraudulently recording the information on the magnetic tape। अब आपके पास नए क्रेडिट कार्ड जो आप देखेंगे वो स्मार्ट कार्ड हो गए हैं, उसमें कंप्यूटर का चिप फिट है। अब स्वाइप करने की जरूरत नहीं है, उसको आप इंसर्ट कीजिए और पिन कर दें। तो यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड वो हो या डेबिट कार्ड हो जिसमें कि दोनों चीज की फैसिलिटी हो, तो स्वाइप मत कीजिए, हमेशा पिन दीजिए, इट्स सेफ। दूसरी बात यह कि ये पिन जो नंबर है ये भी लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आप क्या भर रहे हैं। तो हमेशा इस बात को देखना चाहिए कि जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को लेकर वो आदमी आपकी नजरों से ओझल नहीं और उसके हाथ में कोई चीज नहीं। और ये जो स्किमर होता है वो छोटा होता है, हाथ में आ जाता है, और एटीएम मशीन जहां लगी होती है वहां भी लगा होता है। और विदेशों में बहुत जगह ऐसा होता है कि पेट्रोल पंप में कोई होता नहीं, पेट्रोल पंप खाली रहते हैं, आप जाइए पेट्रोल भरिए, वहीं मशीन लगी हुई है, उसी से अपना क्रेडिट कार्ड से पैसा दिए चले जाइए। तो पेट्रोल पंप में भी ये हैकर लोग विदेशों में लगा देते हैं। तो मतलब अपने देश में तो ऐसा होता नहीं, मतलब अपने देश में तो कोई ना कोई आदमी रहता है, बट अक्सर ये एटीएम मशीन जहां लगी होती है वहां भी इस तरह की चीजें लग जाती हैं। तीसरी चीज, बैंक हमेशा आपको एसएमएस भेजते हैं, फोन से बात करते हैं, लेकिन इतना पैसा आपके कार्ड से निकला है, इतना पैसा हुआ, इसको हमेशा ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको फ्रॉड तुरंत समझ में आएगा, और यदि फ्रॉड है तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। अनदर थिंग इज क्रेडिट कार्ड, बहुत वेबसाइट में आप खरीदने चाहिए तो कहते हैं कि आप अपना क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स हमारे वेबसाइट पे स्टोर कर दीजिए ताकि अगली बार आपको भरना ना पड़े। हमारा डाटा प्रोटेक्शन प्रोग्राम बहुत अच्छा है, अब कोई गड़बड़ नहीं होगी, आप कभी विश्वास मत कीजिए। क्या मालूम कल डाटा ब्रीच हो जाए, आपका क्रेडिट कार्ड के सब डिटेल्स चले जाए और कोई जना और हैकर जो है आपके क्रेडिट कार्ड को, किसी इंफॉर्मेशन को एक फर्जी क्रेडिट कार्ड में डालकर आपका पैसा यूज करने लगे। Another one is please check your credit card and bank statements. Just see कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। यदि गड़बड़ हो रही है तो बैंक को इन्फॉर्म किया, अपने क्रेडिट कार्ड को और डेबिट कार्ड को फ्रीज किया। स्निफिंग, जब आप इंटरनेट पे जाते हैं और आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो आपका कंप्यूटर जो है वो उससे बातचीत कर रहा है दूसरे वेबसाइट वाले सर्वर से। इसी बीच ये भी कुछ इंफॉर्मेशन भेजता है और उस वहां से भी कुछ इंफॉर्मेशन आती है। ये सारी जो इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है, ये बहुत सारे इसको नोड्स बोलते हैं या बहुत सारे कंप्यूटर के थ्रू जाता है। जब किसी वेबसाइट जाते हैं जनरली कोई 8 या 10 कंप्यूटर के थ्रू ये जाते हैं। अब कोई हैकर है तो इन कंप्यूटर पे ध्यान रखे तो उन चीजों को वो पकड़ सकता है, देख सकता है कि क्या इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है। इसको बोलते हैं स्निफिंग। अब ये जो कंप्यूटर्स का आदान प्रदान हो रहा है ये प्लेन टेक्स्ट में होता है। तो यदि कोई हैकर ने आपकी इंफॉर्मेशन पकड़ ली और आप क्रेडिट कार्ड भेज रहे हैं तो उसने आपके सब क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स पकड़ ली, फिर उसको यूज कर।
इसलिए एक नई चीज निकाली गई, एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की गई जिसका नाम रखा गया सिक्योर सॉकेट्स लेयर, SSL। तो ये जो वेबसाइट होती है वो सर्टिफिकेट मिलता है, SSL सर्टिफिकेट। SSL सर्टिफिकेट यदि कोई वेबसाइट में है, आप उससे जब आप उसको एक्सेस करते हैं, उससे आदान प्रदान करते हैं, तो वो क्या करता है कि एक सॉर्ट ऑफ permits the information to be sent in an encoded form। यानी कि जब आपका ब्राउजर उसको इंफॉर्मेशन भेजेगा तो इनकोड करके उसको भेजेगा। वो इस तरह की मनूवरिंग उस टेक्नोलॉजी में है। तो मान लीजिए किसी ने स्निप भी कर लिया आपकी इंफॉर्मेशन को, पकड़ भी लिया, तो समझ नहीं पाएगा क्योंकि वो कोड लैंग्वेज में है और आप सेफ रहेंगे। अब कैसे पता चलेगा कि इसमें ये जो सिक्योर है, इसमें टेक्नोलॉजी है कि नहीं है? तो नॉर्मल जो वेबसाइट्स होती हैं इसमें लिखा रहता है HTTP। इसका मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसी प्रोटोकॉल के अंतर्गत ट्रांसफर हो रहा है। और जिसमें कि SSL टेक्नोलॉजी होती है उसमें लिखा होता है HTTPS, यानी कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अब ये सर्टिफिकेट जो इशू होती हैं, these are also issued by the some authorized certified authorities। अब बहुत सी वेबसाइट्स क्या होती हैं, वो डमी सर्टिफिकेट डालती हैं। Those certificates are not issued by the certifying authorities, but they are individual certificates। तो वेब ब्राउजर जो आपका होता है, आप किससे वेब ब्राउज करते हैं आप लोग? I'm talking to students, no one else। Chrome, okay, Chrome, Firefox, आप जिससे भी करते हो, Opera। तो इनको मालूम है कौन कौन सी दुनिया में सर्टिफाइंग अथॉरिटी है। तो वो वेबसाइट को देखेगी और बताएगी कि क्या ये सर्टिफिकेट ऑथराइज बनने की इशू किया है कि नहीं इशू किया है। यदि नहीं इशू किया होगा तो वो लिख के आ जाएगा उसमें, द सर्टिफिकेट कुड नॉट बी वेरीफाइड, the website is untrusted। मतलब you do it with your own risk। तो हमेशा जब आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भेजें या कोई अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भेजें, तो हमेशा उस वेबसाइट को भेजें जो HTTPS की। अब बहुत से लोग एयरपोर्ट में बहुत जगह फ्री वाईफाई मिलता है। जहां पे फ्री वाईफाई है वहां पे आपकी इंफॉर्मेशन को स्निफ करना ज्यादा आसान है बजाय जहां पे सिक्योर वाईफाई है। तो जब आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कीजिए या आप अपनी कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भेजिए, तो कभी भी फ्री वाईफाई जब आप यूज कर रहे हैं तब मत करिए, बट वहां पे करिए जहां पे सिक्योर वाईफाई हो। बैड वेबसाइट्स, बहुत सी वेबसाइट्स को जाएंगे तो मैं फायरफॉक्स यूज करता हूँ, तो क्रोम में जाते हैं तो बताता है कि बताता है दिस इज मैलिशियस वेबसाइट, ऐसा कभी आता है? दैट्स राइट। डोंट गो वेबसाइट्स, हैकर्स वेबसाइट डोंट गो। जो बहुत सारी वेबसाइट्स में adult content available है, you can see whatever you want to see, and many people they go there, many people go there, but those websites are also bad websites। They generally install some kind of a virus in your computer, so these are the avoidable websites, don't use them। एक बहुत पुरानी कहावत है, there is no free lunch। This is still true। आप लोग कभी कभी अक्सर ईमेल आती होगी कि आपने इस लॉटरी में इतने लाख रुपए जीत लिए हैं और आप जो है तुरंत हमको अपना ईमेल भेजिए ताकि पैसा आपको ट्रांसफर किया जाए। लॉटरी का टिकट तो हमने खरीदा नहीं, लॉटरी कैसे जीती? मतलब डोंट बी मिस्टेड दैट फूल। व्हाट दे विल डू इज दे विल आस्क यू टू गिव यू अ प्रोसेसिंग फी, देन दे विल आस्क यू टू गिव यू अ ट्रांसफर फी, एंड आफ्टर यू डिपॉजिट बोथ द मनी दे विल डू नॉट हियर एनीथिंग फ्रॉम देम, दे आर गॉट इन द मनी। बहुत बारों में इन्वेस्टिंग प्रपोजिशन आता है कि मेरे चाचा मर गए बैंक में, उनकी पैसा बैंक में फंसा हुआ लाखों रुपया, और ऐसा करिए कि 20% आप उनको सहायता कीजिए, 20% आपका, और सब फर्जी काम है, सब बेवकूफ बनाएंगे। लिंक्स विद मिसस्पेल और पुअर ग्रामर, इस तरह के आपको कोई लिंक्स आए, जनरली दे विल टेक यू टू मैलिशियस साइट। डोंट ओपन अटैचमेंट्स, एंड स्पेशली डोंट ओपन अटैचमेंट विद हैव जो कि जिसमें की फोटो एक किसी सुंदर लड़की की फोटो हो। आप इतना समझिए इंटरनेट में कोई सुंदर लड़की की फोटो है जरूर पड़ती है।
अधिकतर तो लड़के लोग अपनी सुंदर लड़की फोटो लगा लेते हैं। ये एक तरीका है बेवकूफ बनाने का। कभी भी कोई भी अटैचमेंट आप तब तक मत खोलिए जब तक कि आपको मालूम नहीं हो कि किस आदमी ने भेजा है, जिसको आप जानते हैं थोड़ी होगी। अभी कुछ दिन पहले न्यूज में था कि व्हाट्सएप में एक अटैचमेंट था, एक टेक्स्ट अटैचमेंट जो था, यदि आप उसको खोलिए, उसको जो लोग खोलते थे तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन जो था वो भेज देता था, और जो लोग मोबाइल से अपनी बैंकिंग कर रहे थे उस बैंक के सब डिटेल्स को उस कंपनी को भेज देता, हैकर को भेज देता था जिसने कि वो भेजा। सो डोंट ओपन दीज अटैचमेंट्स, यू जस्ट डोंट हैव टू ओपन इट। दूसरी कभी क्या होती है कि कभी कभी सब भी ना भेजे तो अक्सर एक स्पाई, एक तरह का वायरस होता है जिसको बोलते हैं स्पाईवेयर और एडवेयर। ये स्पाईवेयर और एडवेयर जो होता है ये आपके कंप्यूटर में बैठ जाता है, और ये जहां ब्राउजिंग जो आप कर रहे हैं उसकी सब इंफॉर्मेशन उसको भेज देता है, जिसके ध्यान पे ये इंस्टॉल। इससे जब कभी आप ब्राउजिंग करते हैं तो वैसे एडवर्टाइजमेंट आपके सामने आते हैं, वो तो इतनी हार्मफुल चीज नहीं है, बट ये आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेस लेता है या आपके कंप्यूटर को स्लो कर देता है। खासतौर से आप लोग सब विंडोज में काम करते हैं, कोई मैक में काम करता है कि नहीं करता? लिनक्स में कोई काम करता है कि नहीं करता? विंडोज सबसे ज्यादा ससेप्टेबल है टू द वायरसेस। तो आप विंडो पे काम करते होंगे तो आप देखेंगे कुछ दिनों बाद आपका विंडो सिस्टम पर स्लो चलने लग जाता है। इसके मतलब उसमें एडवेयर और स्पाईवेयर इंस्टॉल। मैक कंप्यूटर्स बहुत महंगे होते हैं, स्नॉब वैल्यू होती है, बिकॉज मतलब सब लोग तो मारुति कार में चलते हैं, मर्सिडीज में तो कम लोग चलते हैं, तो ये स्नॉब वैल्यू रहती है। और लिनक्स वाले सबसे गरीब होते हैं, मतलब, लेकिन लिनक्स में कोई भी वायरस नहीं आता, सबसे अच्छी बात ये, और ये फ्री है, इसमें कोई पैसा भी नहीं लगता। लाइक आई यूज लिनक्स फॉर द रीजन दैट देयर इज no money and there is no virus. पहला अपना पासवर्ड किसी को बताइए नहीं, that's the one. Strong password, that's very necessary. आपका जो पासवर्ड होना चाहिए वो कम से कम 8 शब्दों का होना चाहिए। कुछ उसमें लेटर्स होने चाहिए, कुछ उसमें नंबर होने चाहिए, कुछ उसमें सिंबल होने चाहिए। और ये जो लेटर्स हो ये और जो नंबर्स हैं वो आपसे कोई कनेक्टेड नहीं हो। ये नहीं कि आपने गर्लफ्रेंड का नंबर लगा दिया या आपने ये नंबर लगा दिया, नहीं। अक्सर तो लोग गर्लफ्रेंड का नहीं लगाते हैं, बट अधिकतर लोग अपने पेट्स का लगाते हैं। मतलब लाइक पेट है, उनकी डेथ हो गई, in their memory, this is a normal people do. They keep their password in the pet's name. और उसमें कुछ जो कैपिटल में कीजिए, कुछ लोअर केस में कीजिए। आप अलग-अलग वेबसाइट पे जाते हैं, अलग-अलग वेबसाइट में अलग-अलग पासवर्ड देते हैं, तो जनरली पीपल हैव वन पासवर्ड फॉर ऑल वेबसाइट्स। लाइक आपके मकान में 20 ताले हैं, 20 तालों की एक ही चाबी है, मतलब that's something very dangerous. Don't do it. Have a different website. Be circumspect in returning calls. अक्सर कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई फोन आता है तो घंटी बजी बंद हो जाता है। आप लोग में कभी हुआ है तो मोबाइल कहाँ से आता है? नहीं समझो। मेरे इस साल मेरे पास 2 फोन आए, दोनों +92 के थे, +92 पाकिस्तान। फिर मैंने कहा फोन करूं कि ना करूं, फिर मैंने इंटरनेट में पढ़ा तो पता चला कि पाकिस्तान से जो फोन आ रहे हैं इनकी रिप्लाई कभी मत कीजिए। They want you to reply back. The moment you reply to them, they are able to clone your SIM. वो आपके क्लोन को सिम कर लिया और उससे आपके सिम कार्ड से वो यूज करने लगेंगे, तो पैसा आप पे चल लगेगा। और जो कुछ स्मार्ट हैकर्स होते हैं, नहीं केवल उन्होंने क्लोन कर लिया, उन्होंने यदि आप अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो सारे बैंकिंग के रिकॉर्ड्स उन्होंने उससे निकाल लिए, सब पैसा भी निकाल लिया। और कहीं से पैसा मिल जाए, पाकिस्तान चला गया तो फिर मिलना मुश्किल। So don't do that. And यदि कोई लड़की फोन करे तो लड़के लोगों को सहारा है, कभी वापस बात ना करें। सब अरे चलिए, इसके पहले हम
इसके पहले हम इसको खत्म करें, अपने आप में जो था एक जो ऑन द इंटरनेट नो वन नोज दिस फॉर अ डॉग। In fact, it's a punchline, and this is a punchline from a very famous cartoon. It was published by Peter Steger in 1993. The one dog is selling the other one, and it says that on the internet, nobody knows that you are a dog. Actually, this is the reason why most of the cyber crimes are committed. You are emboldened to commit these cyber crimes because you think you can be anonymous on the internet. You can commit it. You would try to sort of bully. यहाँ पे bullying का कोई इंसिडेंस हुआ कि नहीं हुआ? Cyber bullying is very common. Cyber stalking is very common. Many things are very common which keep on happening all the time. And many people do it because they think they can be anonymous. But nothing can be farther than this. On the internet, there is no privacy. Everything is public. आप कुछ लिखें, कुछ भी करें, उसको मिटा भी दें, वो कभी मिटता नहीं, वो हमेशा रहता है, फिर से कहीं ना कहीं आ जाएगा। और यदि आप कुछ गड़बड़ी करते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई स्मार्ट आदमी हो, कोई स्मार्ट इन्वेस्टिगेटर हो, वो आपको पकड़ ले। You will be always be caught. So don't do hanky-panky on the internet. Be safe, transit security, so that there is no complication and no frustration. And I would like to say again that with emphasis on a cashless economy and online transaction, the risk of cyber fraud has increased. And I'm very happy that your university has organized this particular talk with better understanding of cyber crimes and better understanding the safeguards. We could protect our money, we could protect ourselves. Thank you so much.